अच्छा, सेल चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं और आज आपका जो है एग्जाम के बाद पहला क्लास है और उसमें आपके पास जो गुड न्यूज़ भी मौजूद है। कल भी मैंने आपको बताया था कि जैसे सिलेबस हुआ आपको, जब मैं हमेशा क्लास में कहता था कि ये हाफ हो जाएगा और मैं तो कोशिश ही कर रहा था, अवॉइड कर रहा था कि एक्स्ट्रा चीज़ें ना पढ़ाऊँ। डे वन से कोशिश की मैंने, ये भी ना आपसे कहा कि मेरी मुकम्मल तौर पे कोशिश होगी कि एक्स्ट्रा ना पढ़ाऊँ, फिर भी पढ़ाना पड़े कुछ टॉपिक्स। कोई बात नहीं, जो नॉलेज नॉलेज हम देख लेंगे। अब जो आपको कुछ थोड़ा सा होना चाहिए, बिकॉज सिलेबस जो है रिड्यूस हो चुका है, सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। जो सेल चैप्टर हम डिस्कस करें उसके अंदर हमने सेल वॉल को डिस्कस कर लिया था और किस चीज को डिस्कस किया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को डिस्कस किया है। ठीक है, एक और जो क्वेश्चन आपका वेरी कॉमन है, जीटी का सिलेबस क्या है वो भी आपको मिल गया है, जीटी का सिलेबस। और जो पीएमसी का जो सिलेबस है उसके ही पोर्शन आपको दिए हैं जो पीएमसी के अंदर है। अब आप कहेंगे पेज नंबर क्या है, अब आप कहेंगे कि एमसीक्यू कौन से देंगे, वो भी आपको दे देंगे। ठीक है, थोड़ा सा क्योंकि आपको टाइम कम है तो वो भी आपको पहले एडवांस में दे देंगे। ठीक है, तो एक जैसे क्लास आपका जैसे रेगुलर भी हो रहा है और एक इवनिंग क्लास में भी होगा। कोशिश होगी कि आपको हम 10 अगस्त तक जो है उससे पहले इवन जो आपको फ्री कर दें, ताकि आप टेस्ट अच्छी तरह से अपने आप को कंप्रीहेंसिव स्टडी की सूरत में जो आपने पढ़ा है उन सब चीज़ों को आप मिला के आप अच्छी टेस्ट देंगे। कोशिश यही होगी। आप तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर इंटर में ये सब चीज़ें पढ़ के बैठे, ऐसे तो नहीं फर्स्ट टाइम जैसे आप पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम तो नहीं है। कुछ हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं ये इनको जो थर्ड टाइम पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट बैठे हैं जो इसको फोर्थ टाइम पढ़ रहे हैं, ऐसे भी हैं। तो कोई इशू नहीं है, अगर हम तो कोशिश करेंगे आपको, हमारे लिए स्टूडेंट नए हैं, बिल्कुल फर्स्ट टाइम जैसे पढ़ रहे हैं ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। और अब हम आएंगे आज के हवाले से, ठीक है ना, अब स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस को हम डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियस जैसे आपको पता है कि यूकैरियोटिक सेल की एक खास फीचर है। जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनकी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर होती है वो न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, जैसे बाहर का एरिया, न्यूक्लियस के बाहर का एरिया जो है ये साइटोप्लाज्म है और ये सेल मेम्ब्रेन है। सेंटर के अंदर अक्सर एनिमल सेल के अंदर जो सेंटर के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, प्लांट सेल के अंदर एक साइड पे होता है, पेरीफ्री पे होता है, एज पे होता है, किनारे पे होता है। बिकॉज प्लांट सेल के अंदर सबसे बड़ा पोर्शन है वैक्यूल ऑक्यूपाई करता है और साइड में ये जो न्यूक्लियस होता है, साइड में न्यूक्लियस होता है, पेरीफ्री पे न्यूक्लियस होता है। एनिमल सेल के अंदर सेंटर के अंदर न्यूक्लियस है जिसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। इस न्यूक्लियस के नंबर 1 कंपोनेंट होता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं। आल्सो कॉल्ड द न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप। इसे एनवेलप भी, न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं। फास्फोलिपिड के 2 लेयर होते हैं, उनकी ये मेम्ब्रेन बनी होती है और ये कंप्लीट बैरियर नहीं है, इसके अंदर पोर्स भी होते हैं जिन्हें कहते हैं न्यूक्लियोपोर्स। प्रोटीन्स होते हैं न्यूक्लियोपोरिन, पोर बनाते हैं। बिकॉज मटेरियल जो है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के दरमियान जैसे पास होते रहे, उनके लिए पोर्स मौजूद होते हैं जिन्हें कहते हैं न्यूक्लियोपोर्स। न्यूक्लियो रेफर्स टू न्यूक्लियस, पोर रेफर्स टू पोर। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप। उसके बाद जैसे इसके अंदर एक प्रोटीन रिच फ्लूइड है, प्रोटीन रिच एक फ्लूइड है, प्रोटीन रिच फ्लूइड है, इसका नेम है न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियोलिम्फ। नंबर 2 न्यूक्लियोप्लाज्म, प्लाज्म हमेशा फ्लूइड के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। और कैरियोलिम्फ, कैरियो लफ्ज की मीनिंग ही न्यूक्लियस होती है, लिम्फ की मीनिंग है एक फ्लूइड और लिक्विड। कैरियोलिम्फ और न्यूक्लियर न्यूक्लियोप्लाज्म प्रोटीन रिच फ्लूइड है, प्रोटीन रिच फ्लूइड है, प्रोटीन रिच फ्लूइड है जिसका नेम है न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियोलिम्फ। तीसरा जो कंपोनेंट होता है इसके अंदर जो लाइक
थ्रेड्स का एक नेटवर्क होता है जो इस फ्लूइड के अंदर सस्पेंडेड है, जिसे हम कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन नेटवर्क, बाद में ये क्रोमोसोम्स बन जाते हैं जब सेल डिवीजन हो रही होती है, तो आगे जाके इसमें जो है ये क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। तो यू नो वेरी वेल क्रोमोसोम्स, हर स्पीशीज के अंदर उनका तादाद एक स्पेसिफिक होता है। जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, जिसकी वजह से कैरेक्टर से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट होते हैं। चौथा और आखिरी जो पॉइंट, आखिरी जो फीचर है वो न्यूक्लियोलस है। नंबर 4 इज द न्यूक्लियोलस। चौथा कंपोनेंट न्यूक्लियस के अंदर होता है वो न्यूक्लियोलस होता है। इसके वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है राइबोसोम की सिंथेसिस और आरएनए की सिंथेसिस न्यूक्लियोलस से रिलेटेड होती है। तो ये टिपिकल एक न्यूक्लियस के 4 कंपोनेंट हुए। सबसे बाहर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर एनवेलप। डबल मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड के 2 लेयर पोर्स हैं जिन्हें कहते हैं न्यूक्लियोपोर्स कहते हैं। इनमें खास तौर पे एक मटेरियल दैट इज जीएनए से एमआरएनए जो बताया उसकी जो पैसेज के लिए, और भी मटेरियल साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के दरमियान, इन न्यूक्लियोपोर्स के दरमियान आते रहते हैं। नंबर 3 जो है क्रोमेटिन नेटवर्क है, और नंबर 4 इज द न्यूक्लियोलस। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे, छोटी सी चीजें, हर एक का एक फंक्शन होगा, थोड़ी सी स्ट्रक्चर वाइज, कोई बिग क्वेश्चन वगैरह इतना नहीं है आप जैसे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट के लिए, बिकॉज यू आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इंस्टीट्यूट स्टूडेंट। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर किया था 1831, टोकिन टाइप का सवाल, कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। शेप वेरिएबल है, वेरिएबल की मीनिंग होती है डिफरेंट सेल के अंदर डिफरेंट होती है। राउंड भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, लोब्ड भी हो सकते हैं। जैसे WBC है, हमारे ह्यूमन बीइंग के WBC आपने देखे होंगे, उसके अंदर न्यूक्लियस कोई राउंड नहीं होता, राउंड भी होता है। कुछ एक ऐसे WBC हैं जिनके अंदर राउंड न्यूक्लियस है, और कुछ लोब्ड भी है, तो लोब्ड भी हो सकते हैं, इलांगेटेड फॉर्म में भी हो सकते हैं। तादाद इनका जैसे नॉर्मली एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, कभी कभार एक से ज्यादा न्यूक्लियाई भी होते हैं, मेनी न्यूक्लियाई पर सेल होते हैं। जब मेनी न्यूक्लियाई पर सेल होते हैं इस कंडीशन को हम कहते हैं सिनोसाइटिक कंडीशन। जैसे आप स्टूडेंट्स को याद है होगा फंजाई के अंदर एक ऐसे हाइफा जिसके अंदर मेनी न्यूक्लियाई है, तो इस हाइफा को हम सिनोसाइटिक हाइफा कहते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड, सिनोसाइटिक रेफर्स टू मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड की मीनिंग होती है जिसके अंदर न्यूक्लियाई की तादाद ज्यादा हो। 4 जो मेन कंपोनेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस, ये 4 इसके कंपोनेंट हुए। वन बाय वन सबको हम डिस्कस करेंगे। तस्वीर भी जैसे हमने नोट की थी वही सेम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। लिक्विड मौजूद है, फ्लूइड मौजूद है, प्रोटीन रिच फ्लूइड है। तो उसके बाद एक थ्रेड्स का, फाइन थ्रेड्स का नेटवर्क जिसे हम कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क, और बॉल लाइक स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। और इसके साथ कौन सा ऑर्गेनील अटैच होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियस के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ER जो इसके साथ अटैच होता है, ER जो अटैच होगा। ये इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट पॉइंट करके आप नोट करेंगे। आगे डायग्राम भी है, एक दो है, वहां से भी हम सीख सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 कंपोनेंट पे आते हैं, दैट इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड द न्यूक्लियर एनवेलप। डबल मेम्ब्रेन है, जैसे आप देखें डबल आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। पोरस है, पोरस की मीनिंग है हैविंग पोर्स है, जिन्हें कहेंगे न्यूक्लियोपोर्स। न्यूक्लियोपोरिंग प्रोटीन्स होते हैं, उनके बने हुए होते हैं, जिसमें मटेरियल साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियस के मटेरियल बाहर भी आ सकते हैं। सब्सटेंस पास बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, स्पेशली जैसे आपको पता है प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान डीएनए से जब एमआरएनए बनता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है, तो इन्हीं न्यूक्लियोपोर से जो है ये बाहर निकल के आता है। तो ये न्यूक्लियोपोर्स के जरिए मटेरियल जो है पास होते रहते हैं। कोई खास दूसरी पॉइंट नहीं है। अब नंबर 2 पॉइंट पे आते हैं। नंबर 2 पॉइंट, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म आर कैरियोलिम्फ। बायोलॉजिकल साइंस में कैरियोलिम्फ की मीनिंग ही होती है न्यूक्लियस होती है। प्लाज्म या जो लिम्फ है एक फ्लूइड और लिक्विड के लिए लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होती है फिल्ड विद प्रोटीन रिच फ्लूइड, इस प्रोटीन रिच फ्लूइड का नेम है न्यूक्लियोप्लाज्म आर कैरियोलिम्फ। प्रोटीन रिच फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड द न्यूक्लियोप्लाज्म आर कैरियोलिम्फ। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है, हमारी HTB बुक ओल्ड है, उसके अंदर ये ऐसे टर्म नहीं है, ये जो न्यू बुक है उसके अंदर मौजूद है। तो इस फ्लूइड नथिंग बट जैसे एक मिक्सचर है,
इस फ्लूइड के अंदर होता क्या है, इस फ्लूइड के अंदर प्रोटीन है, डीएनए एंड आरएनए के डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी मौजूद होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स भी होते हैं और सब मेटलिक आयंस भी होते हैं, वो सब इस फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट है। इस फ्लूइड के अंदर प्रोटीन्स मौजूद हैं, डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी मौजूद है, न्यूक्लियोटाइड्स भी मौजूद है, मेटलिक आयन मौजूद है। आल्सो कंटेन हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन आपको पता है जिसपे डीएनए की कॉइल बनते हैं, बाल लाइक स्ट्रक्चर, नॉन हिस्टोन प्रोटीन मौजूद है। देयरफॉर इट इज स्लाइटली डिफरेंट कंपोजिशन है साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन, और इसी तरह से जो न्यूक्लियोप्लाज्म की कंपोजिशन, दोनों में फर्क है। कैसे, जिस तरह से इसके अंदर हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन जैसे इसके अंदर मौजूद है, हिस्टोन प्रोटीन साइटोप्लाज्म में नहीं होंगे, और इसके अंदर जो नेटवर्क है, क्रोमेटिन नेटवर्क है थ्रेड की सूरत में, जिसे कहते हैं न्यूक्लियर रेटिक्यूलम, वो इसके अंदर सस्पेंडेड है। जो नंबर 3 कंपोनेंट है न्यूक्लियस का, हम इस पे आते हैं, दैट इज द न्यूक्लियर रेटिक्यूलम। ठीक है, ये पॉइंट्स जो न्यू एचटीपी बुक है उसके अंदर मौजूद है, तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि लाइक इस न्यूक्लियर प्लाज्म जो मिक्सचर है उसके अंदर होता क्या है। उसके अंदर ये सारे केमिकल्स होते हैं, ये इसकी कंपोजिशन होती है। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियर रेटिकुलम। न्यूक्लियर रेटिकुलम, रेटिकुलम बायोलॉजिकल लफ्ज जो साइंस में उसके अंदर नेटवर्क के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। रेटिकुलम नथिंग बट नेटवर्क, न्यूक्लियर रेटिकुलम, क्रोमेटिन नेटवर्क, क्रोमेटिन नेटवर्क जो फाइन वेरी थिन थ्रेड्स का नेटवर्क होता है, फाइन थिन थ्रेड्स कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। प्रोटीन कौन से होंगे, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, यही सेम क्रोमेटिन नेटवर्क किसमें कन्वर्ट होता है, कौन सा टर्म उसके लिए इस्तेमाल होगा, क्रोमोसोम्स होते हैं। वो क्रोमोसोम्स में क्या मौजूद है, जीन्स, जिसकी मदद से क्या होता है, कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन थ्रू हेरिडिटी, इंफॉर्मेशन जो पास होती है जीन्स के जरिए, और जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। अगर जीन्स को देखा जाए, नथिंग बट ये एक सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है। जीन क्या है, नथिंग बट एक सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है जिसके अंदर कोई कैरेक्टर ट्रांसफर करने की एबिलिटी होती है, जिसके जरिए कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिट होते हैं या ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो क्रोमेटिन नेटवर्क, क्रोमोसोम, जीन्स, और जीन्स के जरिए कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिट होते हैं या ट्रांसफर होते हैं। जैसे अभी हमने जो पढ़ा है ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम्स पड़े, हर स्पीशीज के अंदर उनका जो तादाद या नंबर जो एक अलग होता है, यूनिक होता है। एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड्स होती है, 2 क्रोमेटिड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर से लेकर एंड तक इस डिस्टेंस को आर्म कहते हैं। सेंट्रोमियर से लेकर एंड तक एक जो डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे आर्म कहेंगे। और ये एक क्रोमेटिड है, यू नो वेरी वेल, ये एक क्रोमेटिड डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम होगा तो उसके अंदर 2 क्रोमेटिड्स होंगे, और बोथ क्रोमेटिड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर। बोथ क्रोमेटिड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर। एक छोटी आर्म होती है, एक बड़ी आर्म भी होती है। छोटी आर्म को पी और क्यू आर्म जो हमारे बुक में नहीं है, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर आपको पता है कि जो क्रोमोसोम्स पे क्या होता है, क्रोमोसोम्स पे जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की कंपोजिशन क्या है, यू नो वेरी वेल, इसके अंदर डीएनए और प्रोटीन होते हैं। क्रोमोसोम नथिंग बट डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज कॉल्ड द जीन, और जीन के जरिए कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट होते हैं या ट्रांसफर होते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, कई बार हमने इनको पढ़ा भी है। जिस तरह से दोबारा से वही सेम पॉइंट है, कोई नई पॉइंट नहीं है। वेराइंग इन नंबर, जैसे इंटर क्लास के अंदर चैप्टर 6 है, उसके अंदर एक चार्ट भी दिया गया है, जिसके अंदर जैसे आप देखेंगे तो उसकी लिस्ट थोड़ी सी अगर आप कोशिश करेंगे तो वो लिस्ट याद करें, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। भले हमारे सिलेबस में इस वक्त भले वो शामिल ना हो, पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम आप उनको याद करेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम उनको याद करेंगे जो लिस्ट के अंदर मौजूद है, फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, पहले क्या होता है, पहले फाइन थ्रेड्स होते हैं, नजर नहीं आते हैं। जेठानंद सर, जेठानंद सर, जेठानंद सर, यार गेट बंद करा है, अच्छा बन जाएगा। गेट बंद, दरी भले खुली गई, गेट बंद, दरी खुली गई। थैंक यू, थैंक यू।
ठीक है। तो उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है आर्म, दूसरा सेंट्रोमियर। और डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम के अंदर ऐसे दो थ्रेड्स होते हैं जिन्हें कहते हैं क्रोमेटिड्स कहते हैं। टू क्रोमेटिड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर से लेकर एंड तक जो डिस्टेंस है उसे हम आर्म कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स कई बार जैसे हमने पढ़ी भी है। जिस तरह से बड़ी आर्म जो होती है उसे क्यू आर्म कहते हैं, छोटी आर्म जो होती है उसे पी आर्म कहते हैं। और ये एक क्रोमेटिड है, ये दूसरा क्रोमेटिड इसका सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएगा। टू क्रोमेटिड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर, टू क्रोमेटिड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर। ठीक है, वेरी सिंपल से क्वेश्चन है। आगे हम आते हैं, नेक्स्ट आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर की लोकेशन के हवाले से आपको पता है कि 4 किस्म के क्रोमोसोम में बहुत ही आसान सा एक टॉपिक है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। सर किताब में आपको या मोबाइल में पढ़ी लो, रिकॉर्ड करे ना। हाँ, कुछ बट्टी दवा चाहिए यार, मेरे से याद है। वेरी गुड। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर, ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर की बेसिस पे फर्दर क्रोमोसोम की जो है 4 किस्म है। नंबर 1 मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, सब टीलोसेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक। जस्ट एक लफ्ज याद करें, मेटासेंट्रिक यानी इसके अंदर जो आर्म्स होंगी ना वो सेंट्रोमियर जो सेंटर भी आर्म्स इक्वल होंगी, इक्वल आर्म्स वाले जो क्रोमोसोम को हम कहते हैं मेटासेंट्रिक। जब अनइक्वल आर्म हो, एक छोटी और एक बड़ी हो, जैसे ये जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी वी शेप स्ट्रक्चर होती है, वी शेप्ड होते हैं। जो सब मेटासेंट्रिक है उसके अंदर जे शेप या एल शेप स्ट्रक्चर होगी, या एल शेप होगी या जे शेप स्ट्रक्चर होगी, तो उसे हम कहेंगे सब मेटासेंट्रिक। अनइक्वल आर्म्स होती है, एक छोटी आर्म एक बड़ी आर्म पर इसकी जो शेप होगी वो जे या एल शेप के क्रोमोसोम होंगे, उन्हें हम कहेंगे सब मेटासेंट्रिक। जैसे देखें ना, दोनों को आप कंपेयर करेंगे, ये वी शेप हो गए जब दोनों आर्म्स जो बराबर हो गई, पर इसके अंदर एक छोटी है एक बड़ी। हालांकि और भी आगे कैटेगरीज हैं जिसके अंदर छोटी और बड़ी आर्म हो सकती हैं, पर शेप कौन सी है, शेप उनकी जे और एल शेप होती है, तो इस वजह से हम इससे कहते हैं मेटासेंट्रिक कहते हैं। टीलोसेंट्रिक, टीलो लफ्ज की मीनिंग होती है एंड पे, एंड। सेंट्रोमियर की लोकेशन जो एंड पे है, सेंट्रोमियर की लोकेशन जो एंड पे होती है, तो इससे हम कहते हैं टीलोसेंट्रिक। और सब टीलोसेंट्रिक, सब टीलोसेंट्रिक का मतलब है एक बहुत ही छोटी और एक बहुत ही थोड़ी सी बड़ी आर्म होगी, तो उसे हम कहेंगे सब टीलोसेंट्रिक। सब टीलोसेंट्रिक, सब टीलोसेंट्रिक इज आल्सो कॉल्ड एज एक्रोसेंट्रिक, उसे एक्रोसेंट्रिक भी कहते हैं। और ये दोनों रॉड शेप कहलाते हैं, रॉड शेप कहते हैं, या आई शेप्ड क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। रॉड शेप और आई शेप्ड, बोथ आर रॉड शेप और आई शेप्ड क्रोमोसोम होंगे, तो इन्हें हम कहेंगे सब टीलोसेंट्रिक। 1 स्मॉल एंड 1 लॉन्ग आर्म। टीलोसेंट्रिक के अंदर जो है सेंट्रोमियर एंड पे होगा। इनकी इलस्ट्रेशंस तो देखते हैं, 4 किस्म की जो क्रोमोसोम है, यू नो वेरी वेल। जैसे ये सेंट्रोमियर, सेंटर पे आर्म्स इक्वल, तो ये जो मेटासेंट्रिक, इसी तरह से एक शॉर्ट एक लॉन्ग आर्म जो सब मेटासेंट्रिक है। एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक के अंदर एक छोटी आर्म एक बड़ी आर्म। टीलोसेंट्रिक इसके अंदर जो है सेंट्रोमियर की लोकेशन जो एंड पे होगी, तो उसे हम कहेंगे टीलोसेंट्रिक एरिया। आखिरी पॉइंट न्यूक्लियस के हवाले से, दैट इज न्यूक्लियोलस। सिंगुलर, प्लूरल होता है न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोलाई। ठीक है, यूएस की जगह पे आई ऐड करेंगे तो न्यूक्लियोलाई बन जाएगा, न्यूक्लियोलाई इज द प्लूरल। राउंड एक, जैसे हमने स्ट्रक्चर नोट की थी, तो एक राउंड बॉडी है, तादाद एक या ज्यादा भी हो सकता है। जैसे हमने सेल डिवीजन का एक एक्स्ट्रा चैप्टर पढ़ लिया था, उसके दौरान प्रोफेज के अंदर आपने पढ़ा था कि ये डिसअपियर होता है और टीलोफेज के अंदर वापस से रीअपियर हो जाता है। वही डिसअपियर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड रीअपियर्स कब, जो आपको मालूम है, जरूरत फर्दर नहीं, फंक्शन याद करना है। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड राइबोसोम, राइबोसोम जो एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनील है सेल का, इसकी फॉर्मेशन का अमल जो है इस न्यूक्लियोलस के अंदर होगा। होपफुली आपने न्यूक्लियोलस को अब भी याद कर लिया। ठीक है, इतना जो सिंपल टॉपिक था जो अभी आपने याद कर लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हेडिंग में आते हैं, साइटोप्लाज्म पे आते हैं। साइटोप्लाज्म यू नो वेरी वेल, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म पार्ट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, सेमी फ्लूइड होती है, 2 रीजन होते हैं, खास तौर पे अमेबा जैसे सेल्स जो होते हैं उनके अंदर 2 रीजन है, एक होता है एक्टोप्लाज्म और दूसरा होता है एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म समवाट जेली लाइक होता है, थोड़ा सा थिक होता है, विस्कस होता है, और एंडोप्लाज्म जो है थोड़ा सा
फ्लूइड जैसा होता है, सोल्यूशन जैसा होता है। तो एक्टोप्लाज्म को हम कहते हैं प्लाज्मा जेल कहते हैं, प्लाज्मा जेल, प्लाज्मा जेल कहते हैं। एंडोप्लाज्म को जैसे प्लाज्मा सोल कहते हैं, प्लाज्मा सोल। इसके लिए एक और भी टर्म आया है, साइटोजेल एंड साइटोसोल, जिस तरह से एक लफ्ज शायद वो भी इस्तेमाल होते हैं। तो जिस तरह से साइटोसोल जो इसके अंदर फ्लूइड और लिक्विड पार्ट है, टोटल जैसे अगर हम देखें साइटोप्लाज्म के अंदर 3 कंपोनेंट है। एक फ्लूइड वाला पोर्शन है जिसे हम कहते हैं साइटोसोल, कॉमनली कॉल्ड एज फ्लूइड मैट्रिक्स, फ्लूइड मैट्रिक्स और सेल सॉल्यूशन, सेल सॉल्यूशन जो होता है साइटोप्लाज्म के अंदर उसे साइटोसोल कहते हैं। इसके अंदर यकीनन जो है साल्ट, शुगर, अमाइन एसिड, जैसे न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन रिच फ्लूइड है, तो इसी तरह से इसके अंदर भी एक फ्लूइड का पोर्शन है। इस फ्लूइड के पोर्शन के अंदर अमाइनो एसिड, साल्ट, शुगर्स वगैरह मौजूद होते हैं। दूसरा जो कंपोनेंट है उसे हम कहते हैं, जैसे अभी हमें एक साइटोसोल को देखें, साइटोसोल, साइटोजेल, जिस तरह आउटर पार्ट जो होता है थोड़ा सा स्टिफ होता है, आउटर साइटोप्लाज्म जिसे जेल कहते हैं, और इनर पार्ट होता है अमेबा का जो इनर साइटोप्लाज्म थोड़ा सा फ्लूइड जैसा होता है, जिसे कहते हैं साइटोसोल कहते हैं। ठीक है, तो बहरहाल ये तस्वीर वगैरह की जरूरत नहीं है, हम आगे नेक्स्ट आते हैं। जैसे साइटोप्लाज्म के हवाले से हम देख रहे थे कि एक इसके अंदर जो फ्लूइड का पोर्शन है और दूसरा पोर्शन होगा यकीनन इसके अंदर जो है ऑर्गेनील का होगा। तीसरा जो एक प्रोटीन फाइबर्स होते हैं, प्रोटीन फाइबर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं साइटोस्केलेटन 3 एलिमेंट्स होते हैं, जिनका लाइक बीएमसी के सिलेबस में टॉपिक इंक्लूड नहीं है, बट हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के अंदर, डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म के अंदर जो मेन जो ऑर्गेनील, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील है जिन्हें हमें डिस्कस करना है, तो एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स होते हैं। अच्छा, एक थोड़ी सी अलग हेडिंग में आते हैं, ठीक है, इससे हेडिंग में ये आप सही नजर आएंगे। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील हमारे बुक के अंदर जो है लाइक वो अलग से कैटेगरी नहीं है, 3 कैटेगरीज की सूरत में आप इसको नोट करेंगे। मे भी कोई ऐसा सवाल आ जाए, एक ऐसे ऑर्गेनील है जिनके अंदर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, एक ऐसे ऑर्गेनील है जिनके अंदर सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, एक ऐसे ऑर्गेनील होते हैं जिनके अंदर कोई भी एक मेम्ब्रेन नहीं होती है, जिन्हें हम कहेंगे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील सेंट्रियोल एंड राइबोसोम्स होंगे, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्गी एपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, और डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट होंगे। अलग कैटेगरीज करके आप थोड़ा सा नोट करें, है वही सेम बात कि एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील है, दूसरे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील यानी जिनके बाहर मेम्ब्रेन है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील यानी जिनकी मेम्ब्रेन नहीं है। मेम्ब्रेन एक होगी तो हम उससे कहेंगे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, अगर मेम्ब्रेन्स 2 होंगी तो हम कहेंगे डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होंगे। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्गी एपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, और इसी तरह से नॉन मेम्ब्रेन की सूरत में ये आपको नोट करेंगे। बाकी जो तीसरा कंपोनेंट था वो साइटोस्केलेटन है। साइटोस्केलेटन जिसके अंदर जो प्रोटीन की फिलामेंट है, प्रोटीन की फिलामेंट है, माइक्रो फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल। पीएमसी के सिलेबस में ये इंक्लूड नहीं है, पर आप जिस तरह से यकीनन नोट करेंगे। अच्छा, इसी तरह से सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड और भी स्ट्रक्चर जैसे है पर ऑक्सीसोम, गिलाय ऑक्सीसोम, जो हमारे पीएमसी के सिलेबस में नहीं है, ये ऑर्गेनील जरूर है पर पीएमसी के सिलेबस में हमारे यहाँ इनको डिस्कस इनका नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं एक और टर्म है साइक्लोसिस। साइक्लोसिस टर्म को हम सीखेंगे, साइक्लोसिस। साइक्लोसिस, साइक्लोसिस साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स होती हैं, इन मूवमेंट्स को हम कहते हैं साइक्लोसिस कहेंगे। सर्टेन मूवमेंट्स आर कॉल्ड एज साइक्लोसिस। ठीक है, ये भी जैसे साइटोप्लाज्म की हेडिंग के अंदर मौजूद है साइक्लोसिस। साइटोप्लाज्म में एग्जिबिट्स एक्टिव स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स अराउंड द इनर सरफेस ऑफ द सेल कॉल्ड साइक्लोसिस। रीजन क्या होता है, साइक्लोसिस का फायदा क्या होता है कि लाइक दिस मूवमेंट इज रिस्पांसिबल फॉर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल कंटेंट्स इन द साइटोप्लाज्म। इवन डिस्ट्रीब्यूशन की मीनिंग होती है बराबर की सूरत में, जैसे सारे मटेरियल है वो इस तरह से मूव होते रहे
आर्गेनिल भी इसी तरह से मोशन में होते हैं, काफी सारे आर्गेनिल भी साइटोप्लाज्म के अंदर मोशन में होते हैं। तो ऐसी जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म विद इन, जो साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसी स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है उन्हें हम कहते हैं साइक्लोसिस कहते हैं। किस तरह से, जैसे एक इलस्ट्रेशन देखते हैं कि ये साइक्लोसिस का अमल हो रहा है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स इन द साइटोप्लाज्म, और जिसकी वजह से आर्गेनिल काफी सारे जो ऐसे मूव होते रहते हैं, इस अमल को हम कहते हैं साइक्लोसिस। एक और नया टर्म है, हमारी बुक में नहीं है, पर एक एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, शायद आगे आपको थोड़ा सा प्रोसेस, कोई मैकेनिज्म समझने में आपको मदद मिलेगी। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, एंडो लफ्ज की मीनिंग जैसे विदिन है, ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन एंड आर्गेनिल्स, उसके अंदर एक तो मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व है प्लस आर्गेनिल्स हैं, आपस में जैसे कोऑर्डिनेशन में कोई एक स्मूथ वर्क के लिए काम करते हैं। क्या काम करते हैं? किसी भी लाइक मटेरियल को मॉडिफाई करना, पैकेजिंग करना और आगे ट्रांसपोर्ट करना, किसकी? लिपिड और प्रोटीन की। जैसे हम पढ़ेंगे जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनेंगे, देन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ आएंगे, देन गोल्जी बॉडीज की तरफ आएंगे, गोल्जी बॉडीज में एक वेजिकल बनेगा और उस वेजिकल की सूरत में वो मटेरियल जो है सेल से बाहर जा सकता है। तो इससे पूरे सिस्टम को हम कहते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आ सकती है? जैसे न्यूक्लियर एनवेलप। वाई न्यूक्लियर एनवेलप? बिकॉज वहां से जो है न्यूक्लियर एनवेलप कोर्स मौजूद है, एमआरएनए आएगा। एमआरएनए किधर आएगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम अटैच हो गए, तो उसके अंदर जैसे ये लाइसोसोम है, वेजिकल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज आ जाते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इसे कहते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। बुक में नहीं है ये टर्म, पर थोड़ा सा आपके पास इस टर्म के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। तो अब हम आते हैं, जैसे सबसे पहले आर्गेनिल पे आते हैं, दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नंबर 1 आर्गेनिल, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो लफ्ज की मीनिंग होती है इनसाइड, प्लाज्मिक जैसे साइटोप्लाज्म के अंदर, एंटायर साइटोप्लाज्म के अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर साइटोप्लाज्म तक एक ट्यूब लाइक एक सिस्टम मौजूद है लिपोप्रोटीन का, एक्सटेंड्स फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये सवाल एक बार टेस्ट में भी आ चुका है कि वो कौन सा आर्गेनिल है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाता है? वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क है, जैसे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये आर्गेनिल स्टार्ट हुआ, ट्यूब लाइक कंपार्टमेंट है और अप टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक चला गया। इस आर्गेनिल का नेम है जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट फॉर्म में इसे ईआर कहते हैं। फिर ये ना पूछे इम्तिहान के दौरान कि ईआर क्या होता है। ईआर शॉर्ट फॉर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कैपिटल लेटर में ईआर लिखते हैं। स्मूथ होगा तो उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ होगा तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ को अग्रेन्युलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, रफ को ग्रेन्युलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो ये अल्टरनेटिव टर्म्स भी आपने आगे याद करने। तो स्मूथ क्यों? बिकॉज नो राइबोसोम्स अटैच, जब राइबोसोम इसके साथ अटैच नहीं होते हैं तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों? बिकॉज इसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं, इनकी सरफेस स्मूथ नहीं होती है, रफ होती है, सो इट इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स की अटैचमेंट की वजह से। नेक्स्ट पेज पे हम जैसे अब इसकी दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर को नोट करेंगे। दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे आप देखें ये न्यूक्लियस है, जैसे पहले भी हमने न्यूक्लियस के वक्त भी पढ़ा था, तो ये न्यूक्लियोपोर्स मौजूद है। तो इसके साथ कौन सा आर्गेनिल जैसे यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट हुआ। कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा? रफ। क्यों रफ? बिकॉज इसकी सरफेस पे जो ऐसे डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे राइबोसोम्स हैं। इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो है इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड ट्यूब लाइक नेटवर्क होता है। पर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो उनकी स्ट्रक्चर इस तरह की नहीं होती है, वो जरा टिब्यूलर होती है, छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे है उसके अंदर ऐसी प्लेट लाइक जैसे स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक ऐसे कंपार्टमेंट मौजूद है। पर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा उनके अंदर जैसे ऐसे छोटे छोटे ट्यूब लाइक जैसी स्ट्रक्चर्स होगी, इस तरह से होगी, तो इन्हें हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्ट्रक्चर में फर्क है, ऐसे नहीं कि जस्ट दोनों सेम है, सेम नहीं है, स्ट्रक्चर में भी फर्क है।
जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनका अंदर जो खाली स्पेस होता है इसे सिस्टर्ना कहते हैं। गोल्जी बॉडी होती है उसके अंदर भी ऐसे सिस्टर्ना मौजूद है, और इनके अंदर भी खाली जो एक कंपार्टमेंट होते हैं उससे भी सिस्टर्ना कहते हैं, उससे भी सिस्टर्ना कहते हैं। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसकी शेप जरा थोड़ी सी ट्यूब लाइक ऐसी होती है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिनके अंदर जैसे प्लेट लाइक जैसी स्ट्रक्चर्स मौजूद है अंदर, जिस तरह से आपको पता है कि स्पेस मौजूद है जिसे कहते हैं सिस्टर्ना कहते हैं। ठीक है, सिस्टर्ना हमारे बुक के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर नहीं है, बट आप इसको नोट करेंगे कि सिस्टर्ना क्या होता है। सिस्टर्ना फ्लैटेंड मेम्ब्रेन वेसिकल है। फ्लैट की मीनिंग क्या होता है, सीधा, बिल्कुल एक वेसिकल है फ्लैट, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो है ये सिस्टर्ना है। इसी तरह से फ्लैटेंड मेम्ब्रेन वेसिकल फाउंड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडी। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी ऐसी जो है सिस्टर्ना मौजूद है। प्लस में आपको पता है कि गोल्जी बॉडीज जो होते हैं उनके अंदर जैसे आपको पता है कि ये इस तरह से आगे हम पढ़ेंगे, गोल्जी बॉडी के अंदर जो 3 स्ट्रक्चर होती है, बट ये जो कंपार्टमेंट है ये स्ट्रेट पड़ा है, इस कंपार्टमेंट का नेम होता है सिस्टर्ना। फ्लैटेंड कंपार्टमेंट वेसिकल जैसा, इसे हम कहेंगे सिस्टर्ना कहेंगे। तो सिस्टर्ना गोल्जी बॉडीज में भी होते हैं, सिस्टर्ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होते हैं। हमारे बुक के अंदर जैसे नहीं लिखा हुआ है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी कोई सिस्टर्ना होगा, ठीक है, बट ये आप नोट करेंगे, ठीक है, नोट करेंगे सिस्टर्ना। उसके बाद जैसे हम आते हैं कि 2 किस्म, जैसे हमने पहले ही पढ़े कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की 2 किस्म है। कौन से? कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, कोशिश करें शॉर्ट फॉर्म को याद करने की कोशिश करें। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे अग्रेन्युलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। अग्रेन्युलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम AER, यानी जिसके अंदर ग्रेन्यूल नहीं है। ग्रेन्यूल क्या? नथिंग। ग्रेन्यूल राइबोसोम, राइबोसोम, नो राइबोसोम अटैच, राइबोसोम अटैच नहीं है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ भी पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रफ और स्मूथ वाले कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन है इसके अंदर कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टीरॉइड प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं उनके अंदर पाया जाता है। स्टीरॉइड क्या है? स्टीरॉइड इज द टाइप ऑफ लिपिड, लिपिड का एक टाइप है। स्टीरॉइड प्रोड्यूसिंग सेल्स है उनके अंदर पाए जाते हैं। कौन से सेल्स जहां पे ऐसे स्टीरॉइड प्रोड्यूस होते हैं? एडिपोज है, इंटरस्टिशियल सेल है, लिवर सेल है, मसल सेल है, उनके अंदर जैसे ये स्टीरॉइड कुछ प्रोड्यूस हो सकते हैं, तो उनके अंदर जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। आई बात समझ में? इसी तरह से एक इंटरस्टिशियल सेल आपके लिए कुछ एक नया टर्म आपको लग रहा है काफी सारे स्टूडेंट, तो रेफर्स टू द एनी सेल। इंटरस्टिशियल सेल कोई भी एक ऐसा सेल जो स्पेसिस के दरमियान हो, फंक्शनल सेल्स उनके स्पेसिस के दरमियान जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, टेस्टिस के अंदर एक लेटिक सेल्स होते हैं जो सीमिनिफेरस टिब्यूल, फंक्शनल सेल जो सीमिनिफेरस टिब्यूल जो स्पर्म बनाते हैं, साथ साथ में उनके स्पेसिस के दरमियान लेटिक सेल्स होते हैं, और जिनका लेटिक सेल का काम होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करना। तो ऐसे सेल्स को हम कहेंगे इंटरस्टिशियल सेल, जनरल टर्म है। ओवरीज के अंदर भी पाए जाते हैं, टेस्टिस के अंदर भी पाए जाते हैं, और एक और एक पार्ट है उनके अंदर इंटरस्टिशियल सेल, एक जनरल टर्म है। इंटरस्टिशियल सेल जनरल टर्म है। उसके बाद आप आए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वर्ड से दायरा राइबोसोम जब अटैच होते हैं तो उसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये रफ किससे रिलेटेड है? प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स होते हैं उनके साथ। बिकॉज राइबोसोम जिसे आमतौर पे क्या कहते हैं, राइबोसोम हमारे पीएमसी के सिलेबस में नहीं है, प्रोटीन फैक्ट्रीज कहते हैं। राइबोसोम्स आर कॉमनली कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री। तो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स जो होंगे उनके अंदर RER जो है ज्यादा होगा। जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, पेंक्रियाज हैं, इनके अंदर RER की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, बिकॉज वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस का अमल जो ज्यादा होता है। नेक्स्ट आएंगे फंक्शंस की हेडिंग पे आएंगे। वेरी मैनी, सबसे ज्यादा फंक्शन जो किसी एक सिंगल ऑर्गेनील के होते हैं वो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के होते हैं। सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर द राइबोसोम, जैसे RER, राइबोसोम जाके अटैच होते हैं। राइबोसोम क्या है? प्रोटीन फैक्ट्रीज है, तो प्रोटीन बनाने का काम जैसे हो रहा है। सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन, साइटोप्लाज्म के अंदर पूरा एक इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क जैसे मौजूद है, कई केमिकल रिएक्शन वहां पे होते हैं। पाथवे फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ
सबस्ट्रेट, जैसे न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म की तरफ कोई चीजें आती हैं, लाइक उसके अंदर मैसेज अब एमआरएनए जो है न्यूक्लियोपोर से निकल के फौरन जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ आ जाता है। जैसे प्रोटीन सिंथेसिस में मदद देते हैं, कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे जो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद देंगे? आरईआर देंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या जीईआर ग्रेन्युलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हेल्प्स इन लिपिड सिंथेसिस में कौन से? लाइक जिस तरह से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिनका रोल होता है लिपिड सिंथेसिस में। इसी तरह से हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिन के इफेक्ट को रिमूव करना ये भी है। स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन, मसल चैप्टर के अंदर जैसे इंटर क्लास के अंदर हमने पढ़ा था सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर आपको याद हो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक स्पेशल टाइप है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका काम होता है कैल्शियम आयन को स्टोर करना और वहां से देन रिलीज करना जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो ये सारे फंक्शन वन बाय वन जैसे आप नोट करेंगे। एक और बॉक्स के अंदर जैसे पॉइंट मौजूद है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है सनलाइट जब स्किन को स्ट्राइक करती है, स्किन को सनलाइट लगती है, इसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होता है, देन वो क्या करता है कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी के अंदर जो है कन्वर्ट करता है। कोलेस्ट्रॉल इज कन्वर्टेड इनटू विटामिन डी, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से होगा। जैसे इन्फेंट्स या न्यूबॉर्न जो होते हैं, आपने कभी देखा हो या ऑब्जर्व किया हो कि उनके जो पेरेंट्स होते हैं या डॉक्टर साहिबानी सजेशन देते हैं कि आप इनको सुबह के वक्त जैसे थोड़ी सी धूप में रखें इन बच्चों को, बिकॉज स्किन पे जैसे सनलाइट स्ट्राइक करेगी तो कोलेस्ट्रॉल इज कन्वर्टेड इनटू विटामिन डी, और विटामिन डी इज नेसेसरी फॉर द बोन फॉर्मेशन। विटामिन डी जिनमें कम होगा तो उनकी बोन्स जो वीक होंगी, तो अर्ली एज में जो है विटामिन डी जो है वो मिलना चाहिए ताकि जो है इनके अंदर जैसे बोन फॉर्मेशन का अमल हो। नंबर 2 जो ऑर्गेनेल है दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया, हम उस पे आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉमनली कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। एक आउटर मेम्ब्रेन होती है जो स्मूथ है, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है स्मूथ है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, उसमें कोई फोल्ड वगैरह नहीं होते। पर इनर जो मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जैसे फोल्ड, इनकम्प्लीट पार्टीशन या फोल्ड्स होते हैं, इनकम्प्लीट पार्टीशन या फोल्ड्स होते हैं, इनकम्प्लीट कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट पार्टीशन या फोल्ड्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं क्रिस्टा। सच इनकम्प्लीट पार्टीशन और फोल्ड आर कॉल्ड क्रिस्टा सिंगुलर, क्रिस्टी प्लूरल होता है। ये एक आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी है इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड, पार्टीशन है, इनकम्प्लीट फोल्ड्स है, जिन फोल्ड्स को हम कहेंगे क्रिस्टा कहेंगे। क्रिस्टा पे काफी सारे एंजाइम्स एंड कोएंजाइम्स मौजूद होते हैं फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। एंजाइम्स एंड कोएंजाइम्स आर लोकेटेड, ये सवाल टेस्ट में कई बार जैसे 2 बार से आ चुका है। एंजाइम्स एंड कोएंजाइम फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन, फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन आर लोकेटेड ऑन क्रिस्टा। जैसे आपने एक लफ्ज सुना होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ईटीसी, क्रिस्टा के अंदर होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सेल्यूलर रेस्पिरेशन के दौरान क्रिस्टी के अंदर होता है। और अंदर जो सेंटर के अंदर कंपार्टमेंट मौजूद है, इस कंपार्टमेंट का नेम होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, सिंपली मैट्रिक्स भी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भी आप कह सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, जिसके अंदर आपको पता है कौन सा साइकिल होता है, क्रेब्स साइकिल। अगर सेल्यूलर रेस्पिरेशन में अगर आपने पढ़ा हो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये अंदर जो स्पेस है ये है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अब इसका अपना डीएनए है, इसका अपना आरएनए है, इसके अपने राइबोसोम्स भी है। सेमी ऑटोनॉमस एग्जिस्टेंस है, सेमी ऑटोनॉमस एग्जिस्टेंस है, सेमी ऑटोनॉमस एग्जिस्टेंस है, सेमी ऑटोनॉमस इन नेचर है। जिस तरह से अगर कोई एक सेल डिवाइड होता है तो उसमें 2 सेल बनते हैं, सेल डिवाइड हो या ना हो पर ये माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद उनमें बढ़ सकती है। अगर भले एक सेल में 2 सेल ना भी हो पर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद बढ़ सकती है, बिकॉज ये सेमी ऑटोनॉमस एग्जिस्टेंस है, जिसकी वजह से जो है बिकॉज इसके अपने डीएनए आरएनए और राइबोसोम्स होते हैं तो नई स्ट्रक्चर बन जाती है। जैसे
कोई पर्सन अगर जैसे बॉडी बिल्डिंग जैसे करता है, एक्सरसाइज करता है, इस तरह से जिम में जाता है, तो आपको पता है उसके अंदर मसल्स वगैरह डेवलप होती है, तो उनके अंदर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद भी उन मसल्स के अंदर ज्यादा डेवलप होती है। तो भले सेल ना डिवाइड हो पर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज्यादा डेवलप हो सकती है, बिकॉज ये सेमी ऑटोनॉमस इन नेचर होते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की एक जनरल स्ट्रक्चर है। बाकी जैसे मेन इसका काम है, जैसे हम इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया commonly called the power house of cell because पावर हाउस ऑफ सेल इस वजह से बिकॉज एटीपी की जो है फॉर्मेशन का अमल, एटीपी जनरेशन का अमल, स्टोरेज का अमल और रिलीज का अमल यहीं से होगा। स्टोरेज, रिलीज, ये सब जो है इधर माइटोकॉन्ड्रिया से होगी। तो सो इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। और साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन की जो जगह है, साइट है, जैसे दो प्रोसेस, कौन से दो प्रोसेस, जैसे आपने क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दोनों जैसे आपने देखे यहीं पे होते हैं, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। तो एसटीबी बुक की पॉइंट्स की तरफ आते हैं। जैसे बोथ प्लांट और एनिमल के अंदर पाया जाता है, कांस्टेंट मोशन में होते हैं। शेप कैसी है, जो सेल होता है उसके अंदर वेरियस उसकी जो शेप्स होती है, ग्रेन्यूल की सूरत में नजर आएगा, वेसिकल की सूरत में, रॉडलेट्स और स्ट्रिंग थ्रेड की सूरत में नजर आएगा। साइज, ये ऐसे प्रोटीन टाइप के सवाल हैं जो आप नोट करेंगे। डायमीटर और लेंथ है जो इसकी। साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, एनर्जी की प्रोडक्शन, स्टोरेज और रिलीज यही पे होती है। सो इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। सो इट इज कॉमनली कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन जो है फोल्डेड है, इरेगुलर, इनकम्प्लीट है, पार्टीशन है, जिन्हें कहते हैं क्रिस्टा कहते हैं। और इंटीरियर जो अंदर खाली है, जो स्पेस है उसके अंदर, जो उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स कहते हैं। और इस मैट्रिक्स के अंदर जो है लाइक काफी सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्रेब साइकिल मैट्रिक्स के अंदर होता है। enzymes and coenzymes are located on क्रिस्टी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन मेनी टाइम जैसे आ चुका है। इसी तरह से हमने पढ़ा कि इसका अपना डीएनए भी होता है, ओन डीएनए, आरएनए और राइबोसोम होते हैं, सेमी ऑटोनॉमस एग्जिस्टेंस है। जब भी जिस तरह से एग और स्पर्म की यूनियन होती है, तो जाहिर है एग सेल के अंदर सारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होते हैं। और यू नो वेरी वेल कि स्पर्म का जो हेड होता है, स्पर्म का जो हेड होता है उसका, उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, हेड का जो न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस आके इसके साथ फ्यूज होता है। हालांकि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है, पर जो है न्यूक्लियस जो आके फ्यूज होता है और कोई भी पार्ट फ्यूज नहीं होता है। तो आप देखिए जाइगोट बना, तो जाइगोट बना तो कहाँ से बना, उसमें साइटोप्लाज्म किसका था, जाइगोट के अंदर साइटोप्लाज्म मदर का था, एग सेल का था। तो इसी तरह से हमारे बुक के अंदर वेरी क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आप किसी माइटोकॉन्ड्रियल हिस्ट्री जैसे मदर, ग्रैंड मदर और मदर मदर ऐसे ट्रेस करेंगे, बिकॉज ये स्पर्म साइट जब भी यूनियन होती है तो ओनली एंड ओनली न्यूक्लियस इसके साथ फ्यूज होता है। तो इसकी जो है आप इसको ट्रेस जो आगे जो मदर साइड से आप कर सकते हैं, मदर साइड से आगे इसको ट्रेस करते हैं। डायग्राम तो हमने बना ली थी। अब हम अपने नेक्स्ट ऑर्गेनेल पे आते हैं, दैट इज गोल्जी बॉडीज, गोल्जी एपराटस। और एक और भी नेम है डिक्टायोसोम। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया का एक और नेम है कॉन्ड्रियोसोम, वो इसको भी आप नोट करेंगे, कॉन्ड्रियोसोम। ठीक है, अल्टरनेटिव नेम याद करना जरूरी है। माइटोकॉन्ड्रिया आर आल्सो कॉल्ड कॉन्ड्रियोसोम्स। तो ये जो लोअर प्लांट्स, लोअर इनवर्टिब्रेट्स और प्लांट्स के अंदर इसे डिक्टायोसोम कहते हैं। गोल्जी पर्सन का नेम था, कैमिलो गोल्जी, इस वजह से गोल्जी बॉडी, उसकी डिस्कवरी की वजह से गोल्जी बॉडी कहा गया है। तो एक छोटी सी इलस्ट्रेशन देखते हैं, फिर आप समझ जाएंगे कि गोल्जी बॉडी का रोल या फंक्शन क्या होता है। आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा। अब देखिए गोल्जी बॉडी का फंक्शन या रोल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे आप देखें ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो भी प्रोडक्ट होगी, इनिशियली जो भी प्रोडक्ट होगी वो किधर आ जाएगी, वेसिकल की सूरत में। वेसिकल की सूरत में गोल्जी बॉडीज इनको रिसीव करेंगे। ये अंदर इनकी सिस्टर ना पड़ी है। गोल्जी बॉडी इनको रिसीव करने के बाद इसको मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई करके एक नया प्रोटीन बनाएंगे, कोई नया एंजाइम बनाएंगे, कोई नई प्रोडक्ट बनाएंगे। तो गोल्जी बॉडी का काम क्या हुआ, गोल्जी बॉडी का काम ये हुआ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की प्रोडक्ट को रिसीव करना,
उसको मॉडिफाई करना, उसको पैकेजिंग करना और देन आगे जो है उसको नई कोई प्रोडक्ट बना के आगे डेस्टिनेशन की तरफ भेज देना। हो सकता है वो प्रोटीन उसी सेल में काम आए, हो सकता है किसी दूसरे सेल में चले जाए। तो इस तरह से ईआर की जो प्रोडक्ट्स को रिसीव करना, उसको मॉडिफाई करना और आगे जो उसको भेज देना, जैसे ये पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है, टीसीएस ऑफिस की तरह काम करता है, या जिस तरह से एक पोर्ट की तरह काम करता है। पोर्ट में जो है शिप से कोई चीजें आती हैं, रिसीव होती हैं, देन आगे उनको जो है किस शहर में ये जाना है, जो मटेरियल आगे सेंड टू डेस्टिनेशन, बिल्कुल ये गोल्जी बॉडीज का इस तरह का काम होगा, रिसीविंग, मॉडिफिकेशन और देन सेंड टू डेस्टिनेशन, आगे भेज देना। तो प्रोडक्ट्स ऑफ ईआर आर मॉडिफाइड, stored and sent to destination by गोल्जी बॉडी। ये इनका काम हुआ। इसके अंदर क्या कौन से जैसे काम हुए, एक हुआ कलेक्शन का काम। कलेक्शन किसकी? ईआर की जो प्रोडक्ट्स थी। देन उनको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, पैकेजिंग, एक नए वेसिकल की सूरत में कोई नया प्रोडक्ट बनाए, उसको आगे जो डिस्ट्रीब्यूट करना, आगे सेंड करना, भेज देना टारगेट तक। तो इसी तरह से एक और भी काम है कि सेल वॉल और सेल प्लेट मटेरियल, इसकी फॉर्मेशन भी गोल्जी बॉडी के जरिए होती है। शायद प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने पढ़ा था साइटोकाइनेसिस में, प्लांट सेल के अंदर स्पेशली सबसे पहले वेसिकल बनते हैं बिल्कुल मिडिल या हाफ पे, जैसे ये जो वेसिकल बनने का काम जो है गोल्जी बॉडीज का होता है। देन उसमें से जैसे सेल प्लेट बनती है, सेल प्लेट के बाद मिडिल लेमिला के आइदर साइड में प्राइमरी वॉल, देन सेकेंडरी वॉल, मिडिल लेमिला, देन डिसॉल्व हो जाती है। तो बहरहाल ये जो है सेल वॉल एंड सेल प्लेट मटेरियल फॉर्मेशन है, ये भी गोल्जी बॉडी का है। हम एक स्ट्रक्चर इसकी पढ़ेंगे कि इसके अंदर होता क्या है, ठीक है, बुक के अलावा हट के थोड़ा सा। गोल्जी बॉडी होता है, उसके अंदर जैसे कोई भी, उसके अंदर जैसे आप देखें तीन इसकी स्ट्रक्चर्स होती है, तीन उसके कंपोनेंट होते हैं। एक होते हैं सिस्टर्ना, नंबर 1 इज द सिस्टर्ना। तो ये जो कंपार्टमेंट मौजूद है आपको नजर आ रहे हैं, मेम्ब्रेन बाउंड जो फ्लैटेंड कंपार्टमेंट है, इसे हम कहते हैं जैसे ये सिस्टर्ना है। दे आर फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर विच आर स्ट्रेट और दे आर स्लाइटली कर्व्ड एट द सवालिन एंड। थोड़े से जो एंड्स है ना उनमें थोड़ी सी कर्व है, स्ट्रेट बिल्कुल नहीं है, थोड़े से एंड्स है उनमें जो कर्व मौजूद है, स्ट्रेट नहीं है, तो इन्हें हम कहते हैं सिस्टर्ना कहते हैं। तो गोल्जी बॉडी का पहला कंपोनेंट कौन सा हुआ? सिस्टर्ना हुआ। दूसरा कंपोनेंट है वेसिकल्स। वेसिकल आपको पता है कि एक मेम्ब्रेन बाउंड एक सैक या बैग होती है। दे आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर बट दे आर स्मॉलर देन वैक्यूल्स एंड they are located towards the convex side of or the cis face of the Golgi body. You know very well कि गोल्जी बॉडी की दो एंड होते हैं, एक होता है सिस फेस जो रिसीविंग एंड होता है, जो होता है रिसीविंग एंड होता है। ईआर की जो प्रोडक्ट्स को रिसीव करने का जो एंड होता है उसे हम कहते हैं सिस फेस कहते हैं। तो ये सिस फेस, अगर तस्वीर में आपके बुक के अंदर सिस फेस की हेडिंग भी मौजूद है। सिस फेस हमेशा जो इसका जो डायरेक्शन होगा वो न्यूक्लियस की तरफ होगा। सिस फेस का जो डायरेक्शन होगा वो न्यूक्लियस की तरफ होगा। क्यों न्यूक्लियस की तरफ होगा? वाई? बिकॉज न्यूक्लियस से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो प्रोडक्ट्स होती है उनको रिसीव करने का काम जो रिसीविंग एंड होगा वो सिस फेस होगा। तो इसे हम कहते हैं वेसिकल कहते हैं। और तीसरा जो कंपोनेंट होता है जिसे कहते हैं गोल्जियन वैक्यूल्स, तीसरा जो कंपोनेंट होगा उसे हम कहेंगे गोल्जियन वैक्यूल्स कहते हैं। गोल्जियन वैक्यूल्स ये जो स्वेलन एंड जो होते हैं, स्वेलन एंड ऑफ द सिस्टर्ना जो होते हैं, इन्हें हम कहते हैं गोल्जियन वैक्यूल्स कहते हैं, स्वेलन एंड ऑफ द सिस्टर्ना। They are spherical structure with the diameter of around flum and they are usually found close to the concave side of the trans face of the Golgi body. Trans face कौन सा होता है? जो शिपिंग एंड होता है उससे हम कहते हैं ट्रांस फेस। जो ये जो एंड होता है, ये जो इसे हम कहेंगे गोल्जियन वेसिकल कहते हैं। शिपिंग एंड इज कॉल्ड द ट्रांस फेस। हमारे बुक के अंदर ये दोनों पार्ट्स मौजूद हैं, आप इनको याद करेंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो वेसिकल को रिसीव करने का काम जो है ये सिस फेस करेगा, और जो ट्रांस फेस होगा वो जाहिर है इसमें एक नई प्रोडक्ट बनेगी, उसको आगे जो भेजने का काम जो है ट्रांस फेस का होगा। अब हम आते हैं, जैसे देखते हैं कि इसके अंदर अरेंजमेंट किस तरह से। जैसे आप देखें ना ये फिंगर्स सब एक दूसरे से अलग आपको नजर आ रही है, पर नीचे जो है सब कनेक्टेड है। फिंगर ये बाहर एक दूसरे से सब पैरेलल आपको नजर आ रहे हैं, पर नीचे ये सब कनेक्टेड है। तो इसी तरह से ये गोल्जी बॉडी है, ये नीचे से सब कनेक्टेड है, और ये पैरेलल अरेंज क्या है? पैरेलल अरेंज जो है सिस्टर्ना मौजूद है।
पैरेलल अरेंज, ये सारे सिस्टर्ना है। और नीचे ओवरऑल इसकी जो शेप होती है वो डिस्क शेप होती है, सब कनेक्टेड है। पर यहाँ पे जिस तरह से ये सिस्टर्ना होते हैं, सिस्टर्ना जो है ये सब पैरेलली अरेंज है, पैरेलली अरेंज, इंटरकनेक्टेड नहीं है, पैरेलल अरेंज, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड, ऐसे सिस्टर्ना और गोल्जियन वेसिकल सब पैरेलल अरेंज है। और बाकी जिस तरह से आपको पता है कि दूसरे एंड पे एक दूसरे के साथ ये कनेक्टेड भी होते हैं। तो बुक की पॉइंट्स पे हम आते हैं, वही सेम कि जिस तरह से पैरेलल अरेंज फ्लैटेड मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल से पैरेलल फ्लैटेड मेम्ब्रेन, वो उससे हम क्या कहते हैं, सिस्टर्ना कहते हैं। ईच इज डिस्क शेप, ईच का मतलब क्या है, गोल्जी बॉडी जो है वो ओवरऑल जो है डिस्क शेप है, विद सेंट्रल फ्लैटेंड प्लेट लाइक कंपार्टमेंट, उससे हम क्या कहेंगे, सिस्टर्ना कहते हैं। पेरिफेरल इंटरकनेक्टेड, पेरिफेरल इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स, जिन्हें हम वेसिकल कहते हैं या गोल्जियन वैक्यूल्स कहते हैं। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि वो क्या होते हैं, स्वेलन एंड्स आर नोन एज, इन्हीं सिस्टर्ना के स्वेलन एंड्स जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं गोल्जियन वैक्यूल्स कहते हैं, वो इन्हें हम कहते हैं गोल्जियन वैक्यूल्स कहते हैं। स्वेलन एंड्स ऑफ द सिस्टर्ना दे आर कॉल्ड गोल्जियन वैक्यूल्स। वहां से देन एक ट्रांसफेस होगा और उसके जरिए दूसरा कोई वेसिकल होगा, वहां से जो रिमूव हो जाएगा। तो ये इसकी स्ट्रक्चर होगी। फंक्शन के हवाले से हमने नोट किया कि सेल वॉल, सेल प्लेट जैसे मटेरियल फॉर्मेशन है, मैक्रोमॉलिक्यूल से बनने का अमल, रिसीविंग, कलेक्शन, पैकेजिंग, ये सब काम जैसे गोल्जी बॉडी के जरिए होते हैं। इसी तरह से आप इन दोनों के अंदर थोड़ा सा रफ, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी को आप कंपेयर करेंगे, हमारे बुक के अंदर भी कंपेरिजन है। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंटरकनेक्टेड है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनके सब ये एक दूसरे के साथ ये ऐसे सिस्टर्ना इंटरकनेक्टेड है, और ये सिस्टर्ना जो है पैरेलली अरेंज है, पैरेलली अरेंज है। आप किस तरह से आप इनको सिस और ट्रांस फेज को जैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सिस फेज जैसे आपको पता है कि इसकी शेप और ट्रांस फेज की जो शेप होती है इनकी जरा थोड़ी सी अलग होगी। एचटीपी बुक के अंदर भी जैसे मौजूद है सिस फेज और ट्रांस फेज। सिस फेज ये रिसीविंग एंड होता है, ये होता है रिसीविंग एंड होता है, और ट्रांस फेज जो है ये शिपिंग एंड होता है, ट्रांसपोर्टिंग एंड है, शिपिंग एंड होता है, शिपिंग एंड होता है। ये साइटो, ये जो आगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली साइड पे होगा, सिस फेज जो न्यूक्लियस जहाँ पे होगा उस साइड पे होगा। तो ये थोड़े से फर्क है। इसी तरह से आपने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्या अटैच होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम। गोल्जी बॉडी के अंदर राइबोसोम अटैच नहीं होते, गोल्जी बॉडी के अंदर राइबोसोम अटैच नहीं होते। अब हम एक सीरीज देखेंगे, सीक्वेंस देखेंगे कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो होते हैं उसकी एक सीरीज या सीक्वेंस क्या है। जब ये मॉलिक्यूल्स वगैरह बनते हैं तो उसकी एक सीरीज होती है, सीक्वेंस होती है, किस तरह से ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम वर्क करता है ऑर्डर की सूरत में। जिस तरह से ये न्यूक्लियस है, उसकी न्यूक्लियस की क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है। उसके बाद इसकी जो लाइक एमआरएनए का यहाँ से निकलना, और इधर क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं। कौन सा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो भी प्रोडक्ट्स होती हैं उनको कौन रिसीव करेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिसीव करेगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होगा, वेसिकल की सूरत में वो चीज ट्रांसपोर्ट होगी, किधर जाएगी, वो जाएगी गोल्जी बॉडी की तरफ जाएगी। गोल्जी बॉडी का कौन सा एंड होगा, सिस फेस होगा। सिस फेस की तरफ ये जो है ये एंड इसको रिसीव करेगा, रिसीविंग एंड होगा। उसके बाद गोल्जी बॉडी इसको जो है प्रोसेस करेगी, पैकेजिंग करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, देन उसमें से आगे एक और वेसिकल बन जाएगा वो ट्रांसफेस, और देन यही जो मटेरियल है आगे जो है इस सेल से बाहर जा सकता है। ये प्रोटीन जो है इस सेल से बाहर भी जा सकता है और इस सेल के अंदर भी रह सकता है। तो सीरीज सीक्वेंस पाथ क्या हुआ, सीरीज सीक्वेंस पाथ ये हुआ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी के बाद एक ट्रांसपोर्ट वेसिकल होगा, उसके अंदर वो मटेरियल आता है। तो इस पाथवे के जरिए आप इसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को भी समझेंगे। ये सब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है। कुछ ऐसे भी बुक्स हैं जिनके अंदर जैसे इवन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी इंक्लूड किया गया, बिकॉज वाई, ये कौन सा प्रोसेस है, स्टूडेंट बताएं, जो हमने चंद एक शायद, हाँ जी, एक्सोसाइटोसिस है, इसमें भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो इन्वॉल्व है। पर ये जो अक्सर जैसे इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
गोल्जी बॉडीज होते हैं, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, जिसके जरिए एक मटेरियल जो जो बना है वो आगे दूसरे एंड तक कैसे जाता है या सेल से कैसे बाहर जाता है, उसकी सीक्वेंस बुक में वेरी क्लियर नहीं लिखी हुई है, पर आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो टाइम है थोड़ा, हाँ डे लिखी लगी है, लाइसोसोम पे थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। हाँ, क्या? सर फरमाए हुकुम जरूर है। असा इतनी बैठा होना आदर्श तमाम नहीं लाएंगे, असा जो फर्ज है वो पूरा करने वधी मेरी थोड़ो लाइसोसोम की ज्यादा चलो इतनी डिटेल नहीं पढ़ते हैं, इसकी ओरिजिन चलो देखते हैं। बुक के अंदर भी ये सेम डायग्राम मौजूद है, सेम डायग्राम मौजूद है बुक के अंदर, आप देखेंगे लाइसोसोम के हवाले से। जो न्यू बुक है, एनटीबी बुक है, उसके अंदर तो बहुत ही इंपॉर्टेंटली जैसे गोल्जी बॉडीज के बाद कौन कौन से ऑर्गेनेल्स वहां से निकलते हैं, पर आपने ये याद करना, नोट करना, जैसे गोल्जी गोल्जी एपराटस या गोल्जी बॉडी है, जिस तरह से ये गोल्जी एपराटस या गोल्जी बॉडी है, यही इसी से जो लाइसोसोम ओरिजिनेट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइसोसोम ओरिजिनेट्स फ्रॉम गोल्जी बॉडी। कैसे ओरिजिनेट की हुई है, तो यू नो वेरी वेल, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिस फेज, ट्रांस फेज, और देन जो एक वेसिकल जो एक नया बना है, और ना फकत लाइसोसोम, दो और भी ऑर्गेनेल है वो भी इस गोल्जी बॉडी से बन रहे हैं, पर ऑक्सीसोम और गिलाय ऑक्सीसोम वो भी इस गोल्जी बॉडी से ओरिजिनेट होते हैं। तो सबसे पहले आपने ये नोट करनी है पॉइंट कि गोल्जी बॉडी से इनकी ओरिजिन होती है क्या सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, डिफरेंट टाइप के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं। जैसे हमने सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा, वो कहाँ होती है सेल्यूलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो डाइजेशन, सेल्यूलर डाइजेशन का अमल इस लाइसोसोम के अंदर होगा, सेल्यूलर डाइजेशन, सेल्यूलर डाइजेशन का अमल जो है लाइसोसोम के अंदर होगा, क्योंकि इसके अंदर जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मौजूद है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मौजूद है जो फूड इंटर होता है किसी सेल के अंदर, तो ये लाइसोसोम और फूड वैक्यूल आपस में फ्यूज होंगे, फ्यूज होने के बाद क्या होगा कि लाइक एंजाइम रिलीज होंगे, एंजाइम रिलीज होने के बाद उस फूड को जो डाइजेस्ट करेंगे। अगर ये मेम्ब्रेन जैसे ओपनली रप्चर हो जाए तो कई एंजाइम जैसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पड़े हैं, तो इस प्लांट के खुद इंपॉर्टेंट प्रोटीन और ऑर्गेनेल होंगे उनको भी डाइजेस्ट कर लेते हैं, जिसे कहते हैं, हम कहते हैं सुइसाइड से, किस वजह से, ऑटोफेजी कहते हैं, सेल अपने आप को किल कर लेता है। कभी कभार जैसे ये मेम्ब्रेन अगर रप्चर हो जाए तो ये अपने ही ऑर्गेनेल और प्रोटीन को जैसे किल कर सकता है, इस वजह से लाइसोसोम को हम कहते हैं सुइसाइड सेल भी कहते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, ओरिजिन इनकी, ओरिजिन जो होती है वो गोल्जी बॉडी के जरिए होती है, और इनका काम होता है सेल्यूलर डाइजेशन। तो पहली पॉइंट के अंदर, पैरा के अंदर जैसे यही सेम पॉइंट्स हैं, जैसे स्फेरिकल राउंड बॉडी है और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ओरिजिन इसकी गोल्जी एपराटस से हुई है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मौजूद है, सेल्यूलर डाइजेशन का अमल होता है इसके जरिए, डिस्ट्रॉयर ऑफ द फॉरेन पार्टिकल, अगर कोई भी फूड वगैरह बाहर से कोई दाखिल होता है, इवन जैसे बैक्टीरिया वगैरह, हमारे इम्यून सेल जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, उसके अंदर भी लाइसोसोम का इंपॉर्टेंट रोल होता है। मेम्ब्रेन रप्चर कॉजेज द लाइसोसोम,